हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे जॉइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स के ऊपर जो सिंध हुकूमत ने जारी की हैं, उज़ैर बलोच के हवाले से, बल्दिया टाउन के हवाले से और निसार मुराई के हवाले से। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पॉटलाइट मिली है वो उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट को मिली है। उसकी वजह यह है कि वफाकी वज़ीर जहाज़ रानी अली ज़ैदी उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया 2017 में, जिसके बाद इस साल के शुरू में सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि वो ये रिपोर्ट्स पब्लिक करें। सिंध हुकूमत न जाने क्यों इस पे हेजिटेंट थी, उन्होंने अपील भी दायर की, मगर बाद में कोविड आ गया और अब जब ज़्यादा मामला बढ़ा और जो वफाकी जहाज़ रानी के वज़ीर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के रिपोर्ट्स के कुछ हिस्से पढ़ने शुरू किए और कहा कि उज़ैर बलोच के ताल्लुकात पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है यानी आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर और दूसरे लोगों से रहे हैं। तो जाहिर है सिंध हुकूमत ने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जिसमें ये बात नहीं है कि उनके ताल्लुकात किसी भी पीपल्स पार्टी के, उज़ैर बलोच के ताल्लुकात कभी भी जो है पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से रहे हैं। अच्छा, ये बात सही इस तरीके से नहीं है अगर तारीख़ी पर्सपेक्टिव में आप देखें, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था कराची के अंदर और लियारी गैंग वॉर, सबको याद होगी, अंडरवर्ल्ड बहुत नाम होता था लियारी के बारे में, और पीपल्स पार्टी जब 2013 के इलेक्शंस में गई तो बहुत ज़्यादा उसको ये ख़दशा था कि वहाँ पर जो है MQM किसी तरीके से इनरोड्स ना कर ले, लिहाजा कहीं ना कहीं उनको हाथ रखना है और पीपल्स आर्म्ड कमेटी बनाई गई 2011 में, और उसके बाद वहाँ पर जो कत्ल व गारत का सिलसिला शुरू हुआ वो देख चुके हैं। मगर इस रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है, मगर वफाकी जहाज़ रानी के वज़ीर जो हैं उन्होंने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट वो है जो रिपोर्ट उनके पास है, सुन लीजिए। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं किया, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, फ्लोट कर दूंगा, इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए, 4 आदमी ने साइन किया हुआ है। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं जिनके नाम हैं, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। अच्छा, अब बहस ये चल रही है ज़रार के कौन सी रिपोर्ट असली है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले मैं असली और जाली के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। ज़ैदी साहब ने कहा है ओरिजिनल रिपोर्ट, मैं कहूँगा अर्लियर रिपोर्ट, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ चाहे 4 साइन वाली रिपोर्ट और 6 साइन वाली। वो तो कह रहे हैं बगैर साइन वाली। हाँ, वो बगैर साइन वाली की मुझे नहीं पता, मेरे पास 4 साइन वाली है और ये 6 साइन वाली है। और 6 साइन वाली नाज़रीन ज़ाहिर है वो है जो सिंध होम डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। अच्छा, अब जहाँ तक ज़ैदी साहब की ये बात है कि इनमें फ़र्क हैं, तो बिल्कुल फ़र्क हैं, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 4 साइन वाली रिपोर्ट में किन किन के साइंस नहीं हैं। तो सिंध पुलिस की स्पेशल ब्रांच और सिंध पुलिस की CID, रादर इनफैक्ट CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साइंस नहीं हैं। उनके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, MI और सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के दस्तखत मौजूद हैं दोनों में, राइट। क्या चीज़ है जो ये 4 साइन वाली रिपोर्ट में नहीं है? तो लेट अस टर्न टू सेक्शन 10 में जहां पर आप बात कर रहे हैं उज़ैर बलोच की अर्ली हिस्ट्री, ये टाइटल दिया हुआ है। उसके बाद एक सेक्शन आती है सेक्शन 10(1)
जो है उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कि क्या था। तो उसमें यह है कि जी इनका ख़ानदान पीपी के साथ एसोसिएटेड था। फिर 2008 में जब रहमान डकैत को मारा गया तो इसने अपने गैंग टेक ओवर किया रहमान डकैत का और पीपल्स अमन कमेटी लॉन्च की, जिसके आड़ में अरशद पप्पू और गफ़ार ज़िक्री ग्रुप्स के ख़िलाफ़ इन्होंने अस्करी कार्रवाई की। फिर ये भी कहा कि गैंग वॉर एक्टिविटीज़ ऑल्सो कंटिन्यूड अगेंस्ट MQM टारगेट किलर्स, activists in the neighboring towns of Liari on the instructions of PPP leadership। ठीक है, फिर जैसे अभी जैदी साहब ने कहा, कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराए, ओवैस मुजफ्फर टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के नाम लिए गए हैं कि इन लोगों ने आर्म्स और फाइनेंसेस सप्लाई की ऑन द डायरेक्शन ऑफ आसिफ अली जरदारी। ये है 4 साइन वाली प्रायर रिपोर्ट का मैं इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। फिर इसमें यह लिखा है कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इस्तीफ़ा दिया होम मिनिस्ट्री के साथ तो फिर कुछ इख्तिलाफात हुए PPP और पीपल्स अमन कमेटी के बीच, सॉरी, और फिर शजील मेमन और ओवैस मुजफ्फर टप्पी ने इसको क्लियर किया। और इंटरेस्टिंगली इनफ के 2013 के इलेक्शन जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उज़ैर बलोच, क्योंकि उज़ैर बलोच का मुकम्मल कंट्रोल था लियारी में, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे ये इनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, फोर्स्ड PPP टू ग्रांट टिकट्स टू कैंडिडेट्स और उनको ओब्लाइज किया गया। ये MPA भी थे और ये MNA भी थे। और साथ फुटेजेस भी आई थी जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा हैं, शर्मिला फारूक हैं, आपको हज़ारों तस्वीर मिलेंगी। वहाँ का बंदा था और सब उसकी तरफ ही जा रहे थे। और अगेन यहाँ पर एक तीर से मेरे ख्याल है कोई 3-4 शिकार तो हुए हैं। वी विल कम बैक टू दैट, लेकिन अभी हम ज़रा फोकस करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, सबसे ज्यादा हेडलाइंस इस पे बनी है, बिल्कुल, लेकिन एक और चीज है जो मिसिंग है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द अक्यूज्ड इन्वॉल्विंग पुलिस ऑफिसर्स। और ये भी इस सेक्शन है, सेक्शन 12, बिल्कुल, मैं भी जिसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात कर रहा था उसके एकदम बाद आती है। अब यहाँ पर CCPO कराची वसीम अहमद का नाम भी लिया गया है। बहुत इसमें डिटेल्स हैं कि भाई अक्यूज्ड को कोई टेलीफोन कॉल आई वसीम अहमद साहब की, उन्होंने कहा कि जी आप SSP फारूक अवान साहब के घर जाएं, जहां पर उनको कहा गया अकॉर्डिंग टू उज़ैर बलोच कि ये गफ़ार ज़िक्री और ये अरशद पप्पू वहाँ पर बहुत तंग कर रहे हैं, आप इनको उड़ा दें। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इन दो भारी भारी JITs के बारे में। अच्छा, अब जैसे अभी आपको बताया था कि 2 मेन जो डिफरेंसेस हैं पुरानी वाली JIT, पुरानी वाली 4 साइन वाली और 6 साइन वाली में, वो ये हैं, एक तो PPP वाली बातें और फिर सिंध पुलिस की जो कट जोड़ थी या जो भी लिंकेजेस थे विद उज़ैर बलोच, ये 2 बातें। 2-3 और भी माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि यार अगर ये चीज़ें हटाई गई तो ये क्यों हटाई गई और कब हटाई गई, और कब हटाई गई। दीज आर द 2 मेजर क्वेश्चंस। अच्छा, क्यों में अगर हम स्पेकुलेट करें तो एक तो चीज़ ये होती है कि बाकियों ने कहा होगा कि सर इसके ऊपर आप इसकी साथ बात कैसे मान सकते हैं, इसने कौन सा आपको सबूत दिया है या दिया, आई डोंट नो कि JIT की एक्चुअल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है। दूसरा, और ये मतलब शायद बात किसी को पसंद ना आए, अक्सर ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से होते हैं। जैसे मतलब आपके कोई 2 दोस्तों में ही लड़ाई हो जाए तो इवेंचुअली आपको कहीं बीच में मिलना होता है, अगर बहुत मिडिल ग्राउंड में। तो वो मिडिल ग्राउंड क्या था और हम क्यों कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड था। 2016 में डॉन अखबार में इम्तियाज़ अली साहब की एक खबर आती है। अच्छा, 2016 इसलिए क्यों अहम है क्योंकि उस वक्त सारा ये चल रहा था। बिल्कुल। अच्छा, 2013 में ऑपरेशन शुरू हुआ और कल्मिनेट हुआ 2016 में। तो उसी वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से भी पूछताछ हुई थी, रेंजर्स की भी उनके साथ मीटिंग हुई थी, वो स्टोरी भी यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन उस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। इम्तियाज़ अली की स्टोरी में कहा गया कि एक सिंध रेंजर्स और पुलिस के बीच में एक थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, या कम से कम डिसएग्रीमेंट रही थी कि कौन से पॉइंट्स इस फाइनल JIT में जाने हैं और कौन से पॉइंट्स नहीं जाने। अच्छा, अब जाहिर है क्योंकि उस वक्त ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं आ रहा था, तो ये जो पूरी स्टोरी है ये है ज़राए। जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे उसके अंदर जाहिर है कि ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, लेकिन रेंजर्स का कहना था, अगेन ज़राए के मुताबिक,
कि उज़ैर बलोच ने बहुत बातें की थी, उनके जो लिंकेजेस थे सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ, जब रेंजर्स ने अलहदा इंटेरोगेशन की थी उज़ैर बलोच की। जब ये चीज़ें फाइनल JIT में आई, और अगेन यूसुफ बलोच की बात, अब्दुल कादिर पटेल की बात, ये सारी लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें ये नाम माइनस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उज़ैर बलोच को आपको पता है कि दिसंबर 29 में ये खबर आई कि उसको इंटरपोल ने पकड़ लिया है, मगर जनवरी 2016 में वो जो रेंजर्स ने कहा कि उन्होंने कराची से बाहर उज़ैर बलोच को कराची एंटर होते हुए गिरफ़्तार किया, तस्वीरें भी आई थी खासी वो। अब हुआ ये इस स्टोरी के मुताबिक कि जब अलग अलग उन्होंने इंटेरोगेशन की तो उसमें लिंकेजेस सामने आए थे, मगर जब जॉइंट इंटेरोगेशन टीम के सामने उज़ैर बलोच पेश हुआ तो उसने कहा कि उसके पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और साथ ही साथ पुलिस और रेंजर्स के जो हाई ऑफिशल्स थे अपेरेंटली इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके भी मुबैना लिंकेजेस थे उज़ैर बलोच के साथ। तो पुलिस और रेंजर्स ने आपस में मिल करके उस चीज़ को निकाला, और इवेंचुअली JIT की जब रिपोर्ट आई तो उसमें से जो सीनियर लीडरशिप के साथ उज़ैर बलोच के ताल्लुकात थे उनको भी निकाल दिया। और बड़ी मज़ेदार बात ये भी है कि JIT के सामने अगर हम बात कर रहे हैं कि उज़ैर बलोच की बातें कितनी क्रेडिबल हैं, तो ये आप सुन के यकीनन हंस पड़ेंगे कि JIT के सामने उसने कहा कि मैंने तो कभी कोई क्रिमिनल गैंग चलाया, ना मैंने कोई अस्करी विंग चलाई है, और इनफैक्ट मैं तो सियासी लीडरशिप पीपल्स अमेन कमेटी की थी, उसकी जो अस्करी विंग अगर थी तो वो मेरे अंडर नहीं आती थी। मुझे तो पता ही नहीं। और अगर आपको ये बातें कबूल हैं तो फिर आपको भाई की भी बातें याद होंगी कि सर मतलब कितना रोए थे, आपको याद होगा फारूक के केस। वुसअत साहब को शामिल गुफ्तगू करते काफ़ी देर हो गई। वुसअत साहब। जी सर। जी शुक्रिया। मैं यहाँ से नहीं, इंडिया से शुरू करूंगा जी। 2 दिन पहले खबर आई थी कि कानपुर में एक साहब पकड़े गए हैं, उनका नाम है विकास दुबे। उन पे 60 क्रिमिनल केसेस हैं, 40 उन्होंने कत्ल किए हैं, और ताज़ा तरीन उनका कारनामा ये था कि पुलिस वाले भी मार दिए गए। तो ये जो उनकी एम्पायर थी, जो बिलियन रुपीस की एम्पायर थी, ये एक दिन में नहीं बनी थी, ये पिछले 15 साल में वो बनी थी। वो कांग्रेस के भी चहीते थे, वो बीजेपी के भी चहीते थे, वो समाजवादी पार्टी के भी चहीते थे, वो इलेक्शन भी लड़ चुके थे, वो इलेक्शन लड़वाते भी थे। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ कि हमारे पास उज़ैर बलोच जैसे सूरमा हैं, जिन्होंने, विकास दुबे ने तो सिर्फ 40 कत्ल किए। बिल्कुल। उज़ैर बलोच साहब जो हैं बकौल JIT के, वो 198 हलाकतों का एतराफ कर चुके हैं। जी बिल्कुल। इंडिया वाले सिर्फ अब तक 56 जैसी फिल्में जो हैं वो बना के खुश हो जाते हैं, देख लो यार। और हमारे यहाँ जो नेक्सस आता है, मसलन ये परफेक्ट जो JIT की रिपोर्ट है, मैं इसमें नहीं जाता कि असली कौन सी है, नकली कौन सी है, किसमें किसके साइन है, जो भी रिपोर्ट है वो परफेक्ट बॉलीवुड का 100 करोड़ रुपए की फिल्म क्लब में दाखिल होने का स्क्रिप्ट है। इसमें क्या चीज नहीं है, मसलन नस्ली सफाई है, सियासी कत्ल है, गैंग वॉर है। 2006 में मुलजिम तो बकौल JIT के कोई नामालूम एजेंसी गिरफ्तार करती है, नाम तक नहीं है उसका, नामालूम एजेंसी गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर देती है। उसके बाद 7 केसों में चालान होता है, मौसूफ 10 महीने जेल में गुजारते हैं, फिर अचानक से उनकी जमानत हो जाती है, फिर उसके बाद वो किसी समात में शामिल नहीं होते, उसके बाद वो फरार हो जाते हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। फिर एक दिन अचानक से उनका जी चाहता है दुबई में बैठे बैठे कि ओहो मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, इससे तो बेहतर है मुझे वतन की याद सता रही है, तो वो अचानक आते हैं और यहाँ RCD हाईवे पे कोयटा कराची शाहराह के करीब सुबह प्रेस बाकायदा प्रोफेशनल फोटोग्राफर की मौजूदगी में वो अचानक से जो है वो गिरफ्तारी दे देते हैं, और उसके बाद फिर उनका पता नहीं चलता कई साल तक कि वो कहाँ हैं, किस गेस्ट हाउस में हैं, किस सेफ हाउस में हैं। इस दौरान पता चलता है JIT बैठी। अब हुआ ये है कि एक जो रिपोर्ट है उसमें तो है कि पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत जो है वो इनके साथ इन्वॉल्व है, चले मान लिया।
दूसरी रिपोर्ट में जो लोअर लेवल के पुलिस ऑफिसर हैं उनके ऊपर बिल्कुल खामोशी है, कोई इन्वॉल्व नहीं है। सवाल यह है कि एक ऐसा आदमी जो एक कत्ल करे पाकिस्तान में तो उसे सजाए मौत हो जाती है, ना भी करे तब भी हो जाती है। 198 कत्ल करने वाला, क्या उसके पीछे कोई सिर्फ एक कुव्वत होगी या बहुत सारी कुव्वतें होंगी जो उसे अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही होंगी, और जब वो नाकारा हो गया होगा तो उसके बाद उसे पकड़ के जो है अब उसे मशहूर किया जा रहा है कि उसने तो ये किया, उसने फलाने की पुष्टपनाही से भी किया। अब भी सही तौर पे नहीं बताया जा रहा कि उसके पीछे कौन कौन है। पीपल्स पार्टी का नाम तो लिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के लोग थे, सहाफी जो हैं, मैं प्रेस क्लब से सहाफी जाते थे बाकायदा इफ्तार पार्टी में, उजैर भाई की वो प्रेस क्लब जो है आधा खाली हो जाता था, वो सब अपनी जगह है। लेकिन क्या ये किसी एक सियासी पार्टी के दम पे इतनी बड़ी क्रिमिनल एम्पायर चलाई जा सकती है? क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को टेरराइज किया जा सकता है? क्या उसकी बुनियाद पे वो बैरून मुल्क के लिए जासूसी भी कर सकता है? ये अगर किसी एक फरीक को पीछे रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अब भी हमें सच नहीं बताया जा रहा, और हो सकता है कि आइंदा कभी सच ना पता चले कि किसने उजैर बलोच को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग जो हैं बुनियादी तौर पे ये नेशनल असेट्स होते हैं, कौमी असाजा होते हैं। राव अनवार हुआ, मैं कहूंगा कि एहसान हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। इनसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं और उसके बाद फिर इनको, वो जो अंग्रेजी की कहावत है कि गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड देन एग्जीक्यूट इट, तो मुझे तो इस सीधा सीधा ये मामला लग रहा है यार। मेरा एनालिसिस तो ये है, अब पता नहीं तुम लोग क्या समझ रहे हो। नहीं, हम कहेंगे कभी ब्रेक ले लेते हैं और फिर बात करते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक जी। अच्छा, अभी यही बात हो रही थी कि उज़ैर बलोच और उज़ैर बलोच जैसे लोग बड़े यूज़फुल साबित हो सकते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बाकी मतलब हमारे पड़ोसी ममालिक के लिए भी। आई मीन ये बात पहले भी हुई थी, लेकिन अब GIT में भी ये लिखा हुआ है कि 2014 में जब उज़ैर बलोच चाबहार ईरानी बंदरगाह जो शहर है चाबहार में रह रहे थे, वहाँ पर एक हाजी नासिर साहब ने कहा कि जी हम आपकी ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ आपकी मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये मुलाकात हुई और उज़ैर बलोच से पूछा गया कि आप पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो कराची की है और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दें। और फिर ये भी कहा गया JIT में कि he is found involved in espionage activities by providing secret information and sketches पाकिस्तानी फ़ौज की इंस्टॉलेशंस के बारे में टू फॉरेन एजेंट्स, और फॉरेन एजेंट्स यहाँ पर हैं ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। और फिर ये भी एक रिकमेंडेशन है JIT में कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनको ट्रायल किया जाए। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बनती है और यहाँ से आपको सिर्फ पता लगता है कि यार कितनी चीज़ें, मतलब असलियत जो है ना यार, असलियत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। हाँ, वो आप एक हेडलाइन और एक टिकर में उसको आप नहीं कंटेन कर सकते, ठीक है। बिकॉज ये उस वक्त भी है जब लियारी में ये भी एक खतरा था या खदशा था कि बलोच इंसर्जेंट्स भी ऑपरेट कर रहे थे। तो कभी कभी आपको ऐसे लोगों को इस्तेमाल भी करना होता है किसी और के खिलाफ। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पाकिस्तान में यूनिक है। अगर आप थोड़ा सा अमेरिका शरीफ की हिस्ट्री देख लें तो फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ CIA ने किसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी? इटालियन माफिया को। क्यों? क्योंकि उनके जो जुए के खाने थे क्यूबा में वो बंद हो गए थे। उन्होंने कहा था यार जी तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। और यही होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है जब तक वो भी दुश्मन बन जाए, या फिर जैसे एक आपका नाक बह रहा है तो आपको टिश्यू पेपर चाहिए होता है, जब एक दफ़ा इस्तेमाल कर दिया तो आप फिर इसको फेंक देते हैं, मैं बाद में उठा लूंगा। अच्छा, JIT की जहाँ तक बात है तो JIT की कानूनी हैसियत के बारे में भी सवाल होते हैं। तो कानूनी हैसियत उसकी इस हद तक ज़रूर होती है कि वो एक इंटेरोगेशन रिपोर्ट है, अदालत उसको एविडेंस तस्लीम नहीं करती। एविडेंस कैसे होगा? एविडेंस ऐसे होगा कि अब इसमें जो जो एलिगेशंस हैं उसके तहत केसेस बनाए जाएंगे। और ये 4 साल से हमें नहीं पता कि
केसेस बने हैं। मर्डर का ज़रूर केस बना है, अरशद पप्पू के मर्डर का केस बना। अरशद पप्पू का बेटा जो है टेस्टिफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरशद पप्पू की बॉडी डिकम्पोज कर दी थी, तो लिहाजा एविडेंस ही नहीं है। तो ये सिर्फ उज़ैर बलोच जो है अब हमेशा के लिए शायद जेल में रहेगा, क्योंकि अब वो किसी को नहीं चाहिए। अनलेस के कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बाकायदा फांसी दे दे। एक चीज़ मैं कहूँगा कि वी शुड थैंक अली जैदी साहब, क्योंकि उनकी अपनी पिटिशन थी जिसकी वजह से मामला कम से कम यहाँ तक ही पहुँचा है कि इतने सालों बाद ये रिपोर्ट, जो शायद अगर हम इम्तियाज़ अली साहब की स्टोरी पर जाएं और थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करें, शायद ये 2016 में ही फाइनल हो। बिल्कुल। लेकिन अब 2020 में ये निसार मुरई वाली JIT और बल्दिया फायर वाली JIT फाइनली अपलोड हो। बल्दिया फायर पे चलते हैं, वुसअत साहब के पास डिटेल हैं। जी वुसअत साहब। जी, बल्दिया फायर के बारे में अब तक जो है कई बरसों से एक आम तासुर ये है कि ये एक हादसा था, सनती हादसा था, और चूंकि सेफ्टी का और हेल्थ के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं, कवानीन हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया था, लिहाजा अचानक से आग लग गई और 250 के करीब मजदूर जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इसके बारे में जो JIT थी उसमें बहुत सारी बातें तो वही हैं जो पहले से हमें मालूम है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो बड़ी अचंभे वाली हैं और उछाल देने वाली हैं। मसलन अगर JIT का कोई पैरा नंबर 18 और 19 पढ़े तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। मसलन इसमें इन्होंने कहा है कि FIR जो कटी अगले दिन, उसमें सीधा सीधा कंक्लूजन निकाला गया कि ये कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके नतीजे में आग लग गई। किसी ने उस वक्त FIR लिखवाते वक्त दहशतगर्दी या भत्ते या गुंडागर्दी के इम्कान जो है उस पे ध्यान नहीं दिया कि ये भी हो सकता है। बकौल JIT के ऐनी शाहिदों के जो बयानात थे उन्हें इस तरह से मॉडिफाई किया गया और उन्हें इस तरह से तैयार किया गया कि लगे कि ये कोई हादसा था या कोई मुजरिमाना गफलत थी, इसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं हो सकती। एक और संगीन जो कंक्लूजन निकाला है JIT ने वो ये है कि CPLC के उस वक्त के जो सरबराह थे अहमद चनाय, उन्होंने ये बल्दिया फैक्ट्री, इसके मालिकान को मशवरा दिया कि वो फौरन रोपोश हो जाएं, और उसके अगले 24 घंटे के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उस पर यह खबर तवातुर के साथ चली कि उनका नाम, वो फरार हो गए हैं और उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, हालांकि वो अहमद चनाय के मशवरे पे रोपोश हुए थे। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के फौरन बाद MQM के सैकड़ों कारकुनों ने फैक्ट्री और इर्द गिर्द के इलाके का इंतजाम संभाल लिया, और इस दौरान FIR जो कटी उसमें मालिक से ना पुलिस ने राब्ता किया ना किसी ने राब्ता किया कि भाई आप भी कुछ लिखवाना चाहते हैं या नहीं, या कोशिश की राब्ते की। एक और जो इंकशाफ हुआ है, अब तक हम समझ रहे थे कि जो दरवाजे थे वो बंद थे, तो मजदूर जो हैं दम घुट के या झुलसने से मर गए। JIT की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि सिर्फ एक दरवाजा बंद था और वो भी बाहर से नहीं, अंदर से लॉक था, और बाकी सब दरवाजे खुले हुए थे, और वो एक दरवाज़ा भी इसलिए लॉक किया गया था ताकि जो चोरी चुकारी का इम्कान है उससे निपटा जा सके। और ये जो है एविडेंस कि सिर्फ एक दरवाज़ा बंद था, जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी की तहकीकाती रिपोर्ट भी इसकी सपोर्ट कर रही है इस बात की। JIT जो है उसने इत्तफाक किया है कि तहकीकात जो भी हुई बल्दिया फायर के बारे में वो सब वन डायमेंशनल थी, हालांकि इतने बड़े हादसे की जो तहकीकात हैं वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए कि ये भी इम्कान हो सकता है, ये भी इम्कान हो सकता है, ये भी इम्कान हो सकता मतलब है। पहले से ही उन लोगों ने तय कर लिया था ना कि यार ये तो हमने इसको इंडस्ट्रियल एक्शन। एक वक्फा ले लेते हैं।
वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है बल्दिया गारमेंट्स फैक्ट्री, जिसमें के आग लगने से 250 के करीब मजदूर जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। इब्तदा में तासुर ये था कि ये कोई सनती हादसा है, लेकिन बाद में पता ये चला कि सनती हादसा नहीं बल्कि दहशत गर्दी और भत्तेखोरी की कार्रवाई का नतीजा निकला था। GIT की रिपोर्ट इस बाबत जो है बहरहाल इसी कंक्लूजन पे पहुंची है। पिछले सेगमेंट में मैंने कुछ गुफ्तगू की। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ GIT ने कंक्लूड की वो ये है कि 2013 में जब बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान अरशद भल्ला और शाहिद भल्ला जमानत पे रिहा हुए तो MQM के मोहम्मद अली हसन कादरी ने उनसे राब्ता किया और ऑफ़र की कि MQM से मामलात सीधे हो सकते हैं और MQM उनके जो जिस चक्कर में वो फंसे में हैं वो भी स्मूथ कर सकती है, बशर्ते कि आप डीलें और ज़बान को ताला लगाएं। इस सिलसिले में जो मालिकान थे उन्हें पेशकश की गई कि हम आपकी MQM की राब्ता कमेटी के उस वक्त के डिप्टी कन्वीनर हैं अनीस कायम खानी जी, उनसे मुलाकात करवा के आपके मामला सीधे करवा सकते हैं। ये मुलाकात हुई बकौल GIT के, और उस दौरान एक डील ये हुई कि अगर फैक्ट्री मालिकान फ़ी हलाक शुदा 2.5 लाख रुपए और फ़ी ज़ख्मी 1 लाख रुपए ये MQM को दे दें तो MQM अपनी तरफ से एक तकरीब करा के जो मुतासरीन हैं उनके वरसा में तकसीम कर सकती है। क्या बात इस पे जो है वो डील हो सकती है। चुनाचे जो मालिकान थे उन्होंने 5 करोड़ और 98 लाख यानी 6 करोड़ रुपए जो हैं वो 2 बैंक अकाउंट्स में जमा कराए। 2 जो मुख्तलिफ नाम उन्हें दिए गए थे उनके बैंक अकाउंट्स में। उसके बाद से आज तक ना वो कोई तकरीब हुई, ना जो मुतासरीन हैं उनको उसमें से कोई पैसा धेला मिला। बीच में मालिकान ने इस्तफसार करने की कोशिश की तो पता ये चला, उन्हें ये बताया गया कि ये जो पैसे हैं ये अनीस कायम खानी, मोहम्मद अली हसन कादरी और उमर कादरी और जो दीगर लोग हैं उनके दरमियान बटा चुके हैं। और GIT ने पूरी जो है मुबैना डिटेल्स, अकाउंट्स नंबर, कितने पैसे किस खाते से किस तारीख को किस खाते में गए, वो सारे के सारे उस GIT रिपोर्ट में है। कंक्लूजन जो है वो ये है GIT रिपोर्ट का कि चूंकि बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे लिहाजा मुल्जिमों का रीट्रायल किया जाए और इस पूरे मुकदमे को असरे नौ देखा जाए। इसका मतलब है कि कई साल गुजरने के बाद अब जो इंसाफ अगर नहीं हुआ है तो उस इंसाफ के लिए अगले कई साल और दरकार होंगे। बिल्कुल। यहाँ पर मुझे पता है कौन याद आ रही है, मुझे याद आ रही है अम्मा बल्दिया। आपको याद है अम्मा बल्दिया? काफ़ी बार हमने इस शो पर ही बुलाया था। ये वो खातून है जिनका 16 साल का बेटा था जो जल के मर गया इसी आग में, जो अब जाहिर है कि लगाई गई थी। और जिस दिन से वो घर नहीं आया तो मुझे याद है उनसे बातें, हम तो उन्होंने कहा था कि मैंने अभी अपने घर का चूल्हा ही नहीं जलाया क्योंकि मुझे मेरे बेटे की याद आती है, क्योंकि वो ताज़ा रोटियों का बड़ा शौकीन था। मुझे वो याद आ रही है। अब आप ये देखें, जैसे अभी आप बता रहे हैं, और ये वो डिटेल्स हैं जो बदकिस्मती से जब आप बहुत जल्दी करते हैं किसी भी नतीजे पर पहुंचने में, या अगर आप सिर्फ टिकर्स पढ़ के या 2-3 ट्वीट्स पढ़ के अपना फैसला निकालेंगे, ये डिटेल्स आप मिस कर लेंगे। आग लगाई, फिर मजीद पैसे लिए कि हमने ये मुतासरीन को देने हैं। अब इससे ज़्यादा गिरी हुई चीज़ कोई हो सकती है क्या? मतलब मुझे पता है मैं मुस्कुरा के ये बात कर रहा हूँ, लेकिन हद होती है, हद होती है। और जहाँ तक ये GIT की रिकमेंडेशंस हैं कि रीट्रायल किया जाए, मैं तो कहता हूँ इससे आप 2 हाथ आगे जाएं। जिन पुलिस वालों ने वो इब्तिदाई FIR बनाई थी जिसमें पहले से ही आपने फैसला जी भी हो गया वो। जी बिल्कुल, जो डील उनकी गारमेंट्स कंपनी से हुई थी जी जर्मनी की, जिन्होंने फिर सबको तावान भी दिया, तो काफिर ही हमसे अच्छे निकल आए यार। कम से कम उन्होंने इस चीज़ को वो तो किया। तो नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू। आज का हमने एक और मौजू लेना था, गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है, वक्त की कमी की वजह से नहीं ले सके। कल हम तफसील से उसके ऊपर बात करेंगे, माज़रत उन तलबा के साथ जिनकी एक्सपेक्टेशन थी। बहरहाल कल हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।